फाइनेंस मिनिस्टर रही, आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे ये पूछना है जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूँ कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी, जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी अध्यक्ष जी, ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं, आप जारी रखिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है जो इसके पक्ष में। नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा, बोलेंगे ना, बोलिए। मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा उनको आप बैठिए, नहीं आप अपना बोलिए। नहीं, वो उनको मैं बिठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई मान्य सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री। आप अपनी बात कहिए, जवाब दे रही हूँ। आप अपनी बात कहिए। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी, ये उस कमेटी में गई ही नहीं जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है उस मीटिंग में पास हुई। पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी, और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। और मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं, परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 91 में भी नहीं गई, 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई। और दिल्ली की जनता आप साइलेंट रहिए, बैठ जाइए मैडम, आप बैठ जाइए, बैठिए आप। दिल्ली की जनता बैठिए। परेशान होती रही। जब जवाब नहीं था आपको, आप खड़े हो जाते हो। वो आपके बीच में बोली है, आप बोल रहे थे, वो चुप बैठी थी ना। केंद्र तक बैठिए आप, बैठिए आप, परंतु वो आपको बैठिए। चलिए शुरू करिए। परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे। आज भी देती हैं वो सुझाव, परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उस काउंसिल को मीटिंग को जाके अटेंड करें। और ये जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था, जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी, केंद्र का जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी मिल करके लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं, परंतु माननीय मंत्री जी, एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं, जो कि यहाँ पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं, जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भाई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे, उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है, जो कि इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है, वो भी बताना चाहती हूँ। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहाँ से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है, और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे, तो वो उसने वहाँ से सामान भेज दिया, इसने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है कि जो सप्लायर है बिल्कुल भी उसके अकाउंट में उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा। ये बात कही गई है। ये एक रिफॉर्म है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सरलीकरण किया है। एक एक
शब्द को परिभाषित किया गया है। जितने झगड़े जीएसटी में होते थे उन सारे झगड़ों को निपटान किया गया है। दिल्ली में अपीलेंट अथॉरिटी कौन होगा उसको डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन, जो आपने अगले सेक्शन की बात की कि प्रोडक्शन और मशीनरी, ये है प्रोडक्शन के ऊपर सुपरविजन, ताकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सके। आज केंद्र सरकार ने, जैसे गुटखा की कंपनियां हैं, कितने गुटखे बेच रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या सोसाइटी में फैला रही हैं, पता नहीं चलता उसकी क्वांटिटी का। सरकार ने ऐसी मशीनरीज को अप्रूव किया है कि हर गुटखे के पैकेट का उसका इंडिविजुअल नंबर होगा, और उन सारी मशीनरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये कानून में संशोधन लाई गया है। तो इस तरीके से एक एक संशोधन, 45 संशोधन जो केंद्र सरकार लेके आई है, हर एक संशोधन दिल्ली के हित में है, जिससे ट्रैक मैकेनिज्म भी सुदृढ़ होगा। और वो कंपनियां जो अलग अलग राज्यों में काम करती हैं, कई मल्टीपल राज्यों में काम करती है, उनके लिए सारी चीजें डिफाइन कर दी गई है कि किस राज्य का टैक्स का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्म, एक जीएसटी रिफॉर्म, आर्थिक रिफॉर्म है, जिसके बारे में हमें केंद्र सरकार का धन्यवाद पिछले सालों में ही कर देना चाहिए था। केंद्र की लाई गई इस जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के कारण से दिल्ली को पिछले गत वर्ष में 218 करोड़ की जीएसटी की रिकवरी हुई। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का। ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अभी भी केंद्र की चल रही है, जनवरी 2025 से लगातार। और जो अपील पे जो पूर्व में राशि जमा कराई जाती थी, वो भी केंद्र सरकार ने अब 10% से 7% कर दिया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, ये सारे रिफॉर्म से फायदा ये होगा कि दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा, मुकदमेबाजी कम होगी, प्रक्रियाएं इजी हो जाएगी और कंप्लायंस भी इजी हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। ये सारी चीज़ें होने का लाभ लगातार हमें मिल रहा है। मैं एक डाटा जरूर बताना चाहूँगी। पिछली सरकार के समय में इस समय तक, जो कि अगस्त में हम खड़े हैं, अगस्त तक पिछली सरकार के समय 14,500 करोड़ का जीएसटी प्लस वैट कलेक्शन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में 24-25 में आज की डेट तक 15,535 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 7% की वृद्धि मात्र 5 महीने में हमने करके दिखाई है। 7% की वृद्धि, ये इन संशोधनों के कारण ही हुआ है। एक चीज का और जवाब इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले मैं देना चाहूंगी अध्यक्ष जी। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर बार बार कह रही थी 2 लाख करोड़ का टैक्स। शायद इन्हें ये पता नहीं है, हम दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में ये जो टैक्स मैंडेट होता है वो केंद्र सरकार का होता है, दिल्ली सरकार का नहीं होता है। दिल्ली सरकार का होता है जीएसटी, दिल्ली सरकार का होता है वैट, दिल्ली सरकार की होती है एक्साइज, दिल्ली सरकार का होता है स्टैम्प ड्यूटी, दिल्ली सरकार का नहीं होता। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जी, और इसके एवज में केंद्र सरकार जो है हमारे लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था करती है, पुलिस को सैलरी देती है, पुलिस को पेंशन देती है। मात्र 15,000 करोड़ का फंड तो केंद्र सरकार पुलिस के ऊपर खर्चती है। हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, ये सारे जितने लोग बैठे हैं, ये साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, आशीष जी, ये सब लोगों की पेंशन भी केंद्र सरकार देती है, जो कि 6,000 करोड़ रुपए बनती है। सारा सेंट्रल असिस्टेंस केंद्र सरकार देती है, डीडीए का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार देती है, मेट्रो रेल केंद्र सरकार चलाती है, हाउसिंग फॉर ऑल केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विद्यालय सब केंद्र सरकार चलाती है, रेलवे केंद्र सरकार चलाती है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार चलाती है, अर्बन डेवलपमेंट केंद्र सरकार चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, सारे के सारे खर्चे हम केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, हम केंद्र सरकार से अलग नहीं हैं। इसलिए उन्हें यह पता होना चाहिए
जो दिल्ली का हक है वो दिल्ली को उससे ज़्यादा मिलता है। और एक बात कहना चाहती हूँ मैं तो, आप यदि सही से चलते, आप लोग यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बदतमीजियां नहीं करते, केंद्र सरकार के सामने अच्छे बच्चे के जैसे रहते, तो आपको इससे भी ज़्यादा फंड मिलता जितना आपको मिला। पर उन्हें मालूम था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। वो फंड भी आपके अकाउंट में पड़ा जीरो हो गया। आपने 2400 करोड़ रुपए यूज नहीं करे। आरोग्य मंदिर हमने बनवाए, आपने आयुष सोसाइटी में यूज नहीं करे, उसे हमने किया। मैं तो आज इस बिल को पास करवाते हुए केवल इतना कहना चाहती हूँ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, अरे चली जाती आप जीएसटी की मीटिंग तो अटेंड करती काउंसिल की। अब आपको शोभा देता है ऐसे बोलना है क्या? खिसियानी पीली खंबा रोटी। आप सीएम रह चुके हो, शोभा देता है ऐसे बोलना? बार बार खड़े हो जाते हो, आपको शोभा देता है ऐसे? क्या आपको शोभा देता है ऐसे बोलना बार बार? क्या आपको शोभा दे रहा है? सीएम रह चुके हो, कुछ तो शर्म करो, मैं अपनी, देखो उनको नहीं आएगी, छोड़ी, हाँ आनी चाहिए। जीएसटी की मीटिंग में आप नहीं गई और सवाल यहाँ पे बैठ के पूछ रही हैं। आप यहाँ बैठ के सवाल पूछ रही हैं। तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते, बेईमानी के धब्बे हर जगह दिखाई देते। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब ये एक मिनट, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय नेता विपक्ष जो है ना, वो पूरा हाईजैक करना चाह रही है उसको। तो चीजें अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये विचार किया जाए, ये प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस। नहीं प्लीज, नहीं, कोई भी मेंबर यहाँ पर बिल्कुल एक आदर्श स्थिति में बैठेंगे और सदन की गरिमा को बना के रखेंगे, ये मेरा सबसे आग्रह है। नहीं कोई नहीं, मैं आपकी बात कर, अरे हमारी क्या एलओपी तो सबकी है, वो बैठिए, वो एलओपी पूरे सदन की है, आपकी नहीं है, बैठिए। हाँ पूरा करिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। रिकॉर्ड पे ले लें ना आपकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कराना चाहते हैं क्या आप? शांति रहो। इनको पता ही नहीं क्या कर। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए।
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्री आशीष सूद माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्माण निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि चर्चा के दौरान सदस्य अपने संशोधनों के संबंध में भी बताएंगे। विधेयक पर खंडवार विचार के दौरान इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा। अब शुरू करें चर्चा। कि पूर्व मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं करी, उन्होंने 4 मीटिंग का हवाला दिया। अभी आप देखिए वो हो गया विषय बस ना। नहीं, ये हाउस को मिसलीड करना हो गया ना। वहां रिकॉर्ड है केवल एक मीटिंग जो एमसीसी के दौरान नहीं अटेंड किए, बाकी सारी मीटिंग अटेंड किए हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी मिसलीड कर रही हैं हाउस को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिसलीड कर रही हैं तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए। श्री अरविंदर सिंह लवली। चलो अभी आप हो गया ना। वो एक मिनट, वो मंत्री जी को भेज दिए थे हमने, वो आप कर लेंगे बात। को भेजा था मैंने, प्रेक्षित कर दिया जी। कर दिया आपको। अब चलिए, अब आगे लवली जी आप शुरू करिए। नहीं, वो कागज आपके जो है ना। अध्यक्ष जी बैठाओ तो सी इनको। आतिशी जी, मैं आप ना पूर्व सीएम रही हैं, हमको इस पार्लियामेंट में डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस खड़ी होती है तो आप खड़े हो जाते हैं बोलने, अध्यक्ष जी किसी और को अलाउ करते हैं तब आप खड़े हो जाते हो। अब मैं ऐसा तो फर्स्ट टाइम का मेंबर भी नहीं करता। लवली जी एक सेकेंड। मान्य सदस्यगण, सुश्री आतिशी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री संजीव झा से प्राप्त नियम 131 के तहत प्राप्त पत्र नोटिस पर मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है कि द इंफॉर्मेशन सॉट डज नॉट क्वालिफाई एज पेपर्स ऑन बिल्स, द बिल इज बेस्ड एंड दस इज नॉट कवर्ड अंडर रूल 131। चलिए, माननीय सदस्य अरविंदर सिंह लवली। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वो फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट का एक बिल जो है इस विधानसभा में लेके आए। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर
वर्षों से चली आ रही एक बहुत बड़ी एनॉमली थी ये कि फी रेगुलराइजेशन के लिए जो है उचित परिविधान खास करके अनएडेड स्कूल्स के लिए उस एक्ट का पार्ट नहीं थे। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्षों की चली आ रही इस एनॉमली को जो उस एक्ट को सप्लीमेंट करेगा, आप ऐसी रेगुलराइजेशन फी को मुख्यमंत्री जी और आप लेके आए हैं पूरी कैबिनेट को, और आपको बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे लगा था कि ये एक्ट आने के बाद जो है विपक्ष का भी गंभीर रवैया, क्योंकि बार बार अपने भाषणों में तो कंसर्न शो करते ही हैं पेरेंट्स के लिए, एक्चुअल में हो या ना हो, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के और जीएसटी एक्ट के बारे में सुन के, उसके बाद हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि एक मीटिंग है जिसमें जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर जी नहीं गए, उस एक्ट में ही लिखा है। मैं तो उस एक्ट को इससे पहले पढ़ा नहीं। अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, आपने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। अभी मैंने पढ़ा और हम चर्चा कर रहे थे कैलाश जी और मैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 जीएसटी की मीटिंग हुई, एक 11/7/2023 को मीटिंग में नंबर 50, दूसरी मीटिंग हुई 52 नंबर 7/10/2023 को, तीसरी मीटिंग हुई 53 नंबर 22/6/2024 को। इन तीनों मीटिंग में केवल कॉमन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर यही थी, ठीक है नहीं। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ नीचा दिखाना चाहता हूँ या कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की गंभीरता दिख रही है। मैं तो बड़े गंभीर रूप से आज डिस्कस करने के लिए एजुकेशन को आया था। जब आप अपने डिपार्टमेंट के प्रति, फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रति गंभीर नहीं है, तो आप इस एक्ट के प्रति क्या गंभीर होंगे जिसकी अमेंडमेंट जो आप इस सदन के अंदर लेके आई हैं। आज जो है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी 5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। आपका हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो दिल्ली के अंदर फीस हो, दिल्ली में बारिश आ जाए, दिल्ली में 5-10 मिनट के लिए लाइट चली जाए, दिल्ली में सड़कें जो इतने वर्ष से टूटी हुई हैं, तो आप जिस तरीके से जो है अपने ट्वीट्स और हमला करती हैं, ऐसा लगता है कि 10 साल में तो दिल्ली बड़ी स्वर्ग थी और दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली के लोगों को आप ना समझ रहे हो कि जिन्होंने आपके पार्टी के मुखिया को भी हरा दिया, आपके दूसरे नंबर के नेता को भी हरा दिया, और जो है 10 साल पहले सब कुछ सही था, अचानक 4-5 महीने में। मैं मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, आपको बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप बिना इस बात की परवाह किए हुए और 10 सालों 11 सालों में जो दिल्ली का आप खराब करके गए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 महीने में मुख्यमंत्री जी जो है उसको सबको ठीक कर देंगी। सड़कें जिसके लिए आपके पार्टी के चीफ ने खुद आपको चिट्ठी लिखी, उसके लिए कोई रायशुमारी करी थी उन्होंने उस चिट्ठी लिखने से पहले आपको कि दिल्ली की सड़कें खराब है, दिल्ली की सड़कें ठीक कराओ। ये तो मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को बधाई है कि वो बजाय इस बात की परवाह किए हुए कि उनको केवल 4 महीने हुए, वो हर काम में इस तरीके से जुटी हुई हैं जैसे उनकी जिम्मेवारी है अपने परिवार के लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ना। वो ऐसे लड़ाई लड़ रही हैं जैसे दिल्ली के लोग इनके परिवार हों, और आप हर मुद्दे को आपकी पार्टी ऐसे उठा रही है जैसे आपका कारोबार हो। जब भी लड़ाई कारोबार और परिवार में होती है, हमेशा परिवार वाले जीते हैं, ये मैं आप लोगों को जो है कहना चाहता हूँ। और कारोबार शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? कारोबार शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले शोर आपने मचाया कि पेरेंट्स और अभिभावकों के साथ जो है स्कूल वाले अन्याय कर रहे हैं। और जब हमारी सरकार एक बिल लेके आती है, बिल में आपके सजेशंस हो सकते हैं, बिल के बदलाव करने का जो है ये लोकतांत्रिक परंपरा में विधानसभा में आपका हक हो सकता है कि आप पॉजिटिव सजेशन दीजिए। आप पहली अमेंडमेंट क्या लेके आते हैं? आप अभी तक तो सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे थे सरकार ने देरी कर दी, सरकार बिल नहीं लेके आई, सरकार इतने टाइम पे कर दिया। तो आप पहली अमेंडमेंट क्या लगाते हैं? आप पहली अमेंडमेंट लगाते हैं कि सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाए। तो सिलेक्ट कमेटी को देने का मतलब आप तो चाहती हैं कि ये बिल और देरी से आए, अभी ना आए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप